Good evening, everyone. Sunshine Education welcome you all. Today, our guest is Dr. Dilip Sivare. Dr. Dilip did his MBBS from VMC and Safdarjung Hospital, Delhi. He's 2006 batch, and then he did his MD Medicine from Dr. RML Hospital, New Delhi, and senior residencyship also from Dr. RML Hospital, New Delhi. And currently, Dr. Dilip is associated with Haryana Multi-Speciality Hospital, Sonipat, as consultant. And Dr. Dilip is very busy nowadays, क्योंकि मेडिकल वाले तो बिजी है ही और डॉक्टर मेडिसिन के डॉक्टर्स तो बहुत ज्यादा बिजी है. और हमने उनसे शॉर्ट नोटिस पे हमें टाइम थोड़ा मिला, हमें बड़ी खुशी है, क्योंकि इस कोरोना टाइम पे बिजी होने के बाद भी अगर कोई टाइम डॉक्टर दे दे तो समझिए बहुत बड़ी बात है डिस्कस करने के लिए. और मुझे एक खुशी है इस बात की भी कि डॉक्टर दिलीप सनशाइन एजुकेशन के एक्स स्टूडेंट भी रहे हैं, तो हमें थोड़ा अप्रोचेबल भी है. और बहुत खुशी है मुझे कि आज डॉक्टर दिलीप सनशाइन एजुकेशन में पढ़ते थे जब एमबीबीएस की तैयारी कर रहे थे, और फिर उन्होंने इतने अच्छे मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया और बहुत ही अच्छी जगह से, हिंदुस्तान के नामचीन हॉस्पिटल्स में से एक जगह से एमडी मेडिसिन में किया. एमडी मेडिसिन निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छी ब्रांच है, और इसके बाद सीनियर रेजिडेंसीशिप करी, और आज समाज में एक अच्छे प्रोफेशनल के रूप में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. तो डॉक्टर दिलीप, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सनशाइन के प्लेटफॉर्म में. और मैं आपसे, बिकॉज यू हैव बीन अवर स्टूडेंट, तो मैं आपसे पूछूंगा थोड़ा सा कि भाई सनशाइन में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा जब आप सनशाइन एजुकेशन के स्टूडेंट हुआ करते थे, कुछ थोड़ा सा बताइए. सर थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि थोड़ा आपसे चैट हो सके. एंड सर सनशाइन इंस्टीट्यूट में मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था. आपने सर 2006 में सर आपने जैसे मेरी पीएमटी की प्रिपरेशन कराई बायोलॉजी में, और जिस तरह आप पढ़ाने का तरीका बहुत ही यूनिक तरीका था सर, जिससे बहुत ही अच्छे से हमें बायोलॉजी समझ में आती थी. बहुत ही कॉन्सेप्चुअल आपका क्लासेस होते थे, तो जिसके आपके गाइडेंस की वजह से सर मेरा ऑल इंडिया के थ्रू दिल्ली में सिलेक्शन हो पाया. फिर आगे जाके आपका सब मार्गदर्शन रहा मेरे साथ. तो थैंक यू सर फॉर योर गाइडेंस. थैंक यू. अबे अच्छा लगा, कम से कम आप एक इतने अच्छे लेवल पे जा रहे हैं और धीरे धीरे आपके बहुत सारे रिसर्च पेपर भी पब्लिश हो रहे हैं. हमें अच्छा लगता है और आप खूब तरक्की करिए, हमें हमेशा अच्छा लगता रहेगा, और हम चाहेंगे आप बराबर आगे बढ़ते रहें, हमारे लिए बहुत अच्छा होगा. तो डॉक्टर साहब, हम थोड़ा सा समझना ये चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारा ऑडियंस आज जानना चाह रही है आज के जमाने में, क्योंकि इस कोरोना के टाइम पे भी लोग परेशान हैं, और जनरली भी परेशान है कि ये बीपी होता है, कहीं शुगर होता है, कहीं कुछ डायबिटीज के बारे में हो रहा है. तो थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि पेशेंट को पता कैसे चलता है कि उसे डायबिटीज हुआ है, या डायबिटीज का कैसे वो पता करे, क्या कुछ सिम्टम हो गया, कैसे होगा, थोड़ा सा इस बारे में. जी सर, मेनली सर डायबिटीज मेलाइटस, सर मैं थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ. डायबिटीज मेलाइटस सर मेनली दो टाइप की होती है, टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज. टाइप 1 डायबिटीज सर होती है मेनली बच्चों में होती है, यंग एडल्ट्स में होती है. उसमें होता है क्या है सर कि इंसुलिन का प्रोडक्शन बॉडी में कम हो जाता है ड्यू टू ऑटो डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स जो हमारी पेनक्रियाज में होती है. टाइप 2 डायबिटीज होती है सर, उनमें क्या होता है कि इंसुलिन का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है और उसका इंसुलिन का रेजिस्टेंस भी होता है साथ में. डायबिटीज के सब मेनली क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं जिससे हमें आइडिया लग सकता है कि हमें डायबिटीज हो सकती है, जैसे पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया. मीन्स बार बार पेशाब जाना, बार बार आपको भूख लगेगी, बार बार आपको प्यास लगेगी, और साथ में आपका डिक्रीज विजन भी हो सकता है. अदर सिम्टम्स भी होते हैं जैसे हाथ पैरों में शून्यपन होना, बार बार इन्फेक्शन होना. अगर ये सिम्टम्स हैं तो आपको डायबिटीज का शक हो सकता है. फिर हम इसके बाद ब्लड टेस्ट कराते हैं, शुगर लेवल. अगर आपकी फास्टिंग, उसमें मेनली फास्टिंग ब्लड शुगर करते हैं, अगर वो मोर देन 126 मिलीग्राम पर डीएल है, दैट इज डायबिटीज. अगर आफ्टर 2 आवर ऑफ ब्रेकफास्ट, मतलब 75 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज देने के 2 घंटे बाद अगर हम शुगर लेवल चेक करते हैं, अगर ये मोर देन 200 है, दैट इज डायबिटीज.
या फिर रैंडम ब्लड शुगर मोर देन 200 विथ सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज, जो मैंने क्लासिकल सिम्टम्स होता है पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया एंड पॉलीडिप्सिया। या एक हम ब्लड टेस्ट करते हैं HbA1c, जो 3 महीने का ब्लड शुगर लेवल बताता है। अगर वो मोर देन 6.5 है, दैट इज डायबिटीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सिम्टम से हमें डाउट हो सकता है कि हमें डायबिटीज है, फिर हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, उसमें हमें प्रूफ मिल जाएगा कि डायबिटीज है। तो बॉडी में डायबिटीज का असर क्या क्या होता है? जैसे किसी को हुआ तो उसे क्या क्या असर होगा, क्या क्या परेशानियां आने वाली? सर अगर ब्लड हाई शुगर लेवल है बॉडी में तो वो ऑर्गन को डैमेज कर सकता है। कॉम्प्लिकेशन होते हैं लाइक माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, आंख में रेटिनल में चेंजेस होते हैं जिससे आपकी रोशनी धीरे धीरे कम हो सकती है। किडनी में चेंजेस होते हैं, किडनी की बीमारी हो सकती है। माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन होते हैं लाइक आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज, आजकल बहुत ही कॉमन डिजीज है, हार्ट अटैक वाली शिकायत जो आम भाषा में बोलते हैं। या फिर जो है पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज, आपके पैरों में जो है जो जिनमें खून बहता है उनमें दिक्कत हो सकती है। या फिर स्ट्रोक स्ट्रोक हो सकता है। न्यूरोपैथिक कॉम्प्लिकेशन होते हैं, आपकी जो नसें होती हैं उनमें जो है आपको शून्यपन और झंझनाहट इस टाइप की दिक्कत हो सकती है। थायराइड डिसऑर्डर हो सकते हैं। और आपके स्किन में इफेक्ट पड़ता है डायबिटीज का। सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है। एंड टीथ गम्स। तो डायबिटीज हमें ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एवरी ऑर्गन को इफेक्ट कर सकता है। इसके लिए हमें हाँ, रेगुलर स्क्रीनिंग। जी सर। जी नहीं नहीं, आप कुछ बता रहे थे, स्क्रीनिंग, क्या स्क्रीनिंग? जी सर, तो कॉम्प्लिकेशन को हमें मेनली रोकना है। अगर किसी को डायबिटीज हो गया तो उसके कॉम्प्लिकेशन को हम रोकेंगे ड्यू टू रेगुलर स्क्रीनिंग एंड कंट्रोल बीपी, कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल एंड डू फिजिकल एक्टिविटी, कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल लेवल, जिसके थ्रू आप जो है नहीं, जैसे अब ये डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन। जांच के बारे में, जी सर। डायबिटीज की जांच फिर कब करानी होगी? जैसे लोगों में डायबिटीज होने की संभावना किसमें ज्यादा होती है और जांच फिर कब कराएं होगी? सर अगर आपकी एज मोर देन 45 है तो आपको रेगुलर स्क्रीनिंग करा लेनी चाहिए 1 ईयरली। या अगर आप में कोई रिस्क फैक्टर है, जैसे आपके मम्मी पापा या भाई बहन किसी को डायबिटीज है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज है, ओबेसिटी है, मोटापा, आपके पास मोटापा बहुत ज्यादा है, और या आपको अदर किडनी की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, तो आपको रेगुलर स्क्रीनिंग कराते रहना चाहिए। और या अगर आपको कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको शुगर लेवल चेक कराना चाहिए। तो मतलब शुगर लेवल चेक कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मतलब सीधे पहले किसके पास जाए अगर किसी को लग रहा है ये सारे सिम्टम है, दिक्कतें आ रही जी हैं उसको, तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए? मतलब वो कौन से डॉक्टर साहब के पास जाए, एमडी मेडिसिन वाले के पास जाए, या घर बैठ के कहीं भी अपना चलाता रहे ऐसे ही आयुर्वेदिक दवाई खाता रहे बैठ के? क्या नहीं सर, करना है, नहीं, मैं शुरुआती कैसे करे वो? आपको डायरेक्ट किसी भी MBBS डॉक्टर या अगर MD मेडिसिन डॉक्टर अवेलेबल है आप उनसे कंसल्ट करिए। आप उनको अपने सिम्टम्स बताइए और फिर वो आपको टेस्ट एडवाइस करेंगे। जैसे फास्टिंग ब्लड शुगर है वो 12 घंटे की फास्टिंग के बाद होता है, तो आपको ओवरनाइट फास्टिंग रखनी होगी, फिर मॉर्निंग में टेस्ट कराना होगा। या HbA1c है जो 3 महीने का ब्लड शुगर लेवल बताता है, तो वो आप कभी भी करा सकते हैं। तो बेटर रहेगा कि आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करिए और उसके बाद टेस्ट कराइए। अच्छा, तो कोई टेस्ट कोई बहुत ज्यादा महंगे होते हैं क्या पता करने के लिए? बहुत महंगे तो नहीं है, बहुत कॉस्टली? बिल्कुल नहीं सर, ब्लड शुगर लेवल तो आजकल आप मेडिकल स्टोर में भी जाके टेस्ट करा सकते हैं। 20-25 रुपए में शुगर लेवल टेस्ट हो सकता है। अच्छा, तो और मतलब उस बहुत महंगा नहीं है, अगर डॉक्टर साहब के पास जाएं और जा करके देखें सिम्टम है तो कोई बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, टेस्ट करा लेना चाहिए लोग अगर इस जी तरह के सर। कोई सिम्टम। जी सर। अच्छा, ये थोड़ा सा कोरोना के टाइम पे लोग कहते हैं कि कोमॉर्बिडिटी की बात आ रही है कि अगर किसी को डायबिटीज है तो कोरोना वालों को भी कोई दिक्कत आती है क्या? उसका क्या असर है? डायबिटीज अगर है किसी को तो कोरोना का क्या असर हो रहा है, थोड़ा इस बारे में। बिल्कुल सर, जैसे हम सबको पता है कोरोना वायरल इन्फेक्शन है, जिससे होता क्या है कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो जाती है। और डायबिटीज ऑलरेडी एक इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेट है, मतलब डायबिटीज वाले पेशेंट में उनकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक रहती है। तो अगर आपको किसी डायबिटिक पेशेंट को कोरोना हो गया तो उसमें जो रिस्पॉन्स होता है ड्यू टू वीक इम्यूनिटी,
वो उसमें ज्यादा होता है। जैसे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, कोगुलेशन फैक्टर का रिस्पॉन्स होता है, वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इन पेशेंट में ये सीवियर बीमारी होती है। इसमें इसके कॉम्प्लिकेशन इन पेशेंट में ज्यादा होते हैं। जैसे बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट होते हैं जिनमें जो स्ट्रोक करके आज के कोरोना वाले पेशेंट और डायबिटीज पेशेंट स्ट्रोक के साथ में आ रहे हैं। वेरी वेरी कई सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। स्ट्रोक हो सकता है, सेप्सिस, मोस्ट कॉमन सेप्सिस हो सकता है, जिससे जो है उनको ये कंडीशन रिस्की होती है। और हार्ट अटैक के चांसेस हैं डायबिटीज वाले पेशेंट में अगर कोरोना हो गया। और मेनली यही है जो जानलेवा है, सेप्सिस, एआरडीएस, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। नहीं तो मतलब फिर, जी सर। नहीं तो मैं ही जानना चाह रहा था, आम आदमी भी जानना चाहेगा कि अगर शुगर वाले पेशेंट को कोरोना हुआ तो वो कैसे ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा, या उसे क्या करना चाहिए? जल्दी हॉस्पिटल जाना बिल्कुल चाहिए, सर। ऑक्सीजन लेवल कम हो, या कब हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहिए? सर इन पेशेंट में क्या है, डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन बहुत ही ज्यादा होते हैं। जैसे मैंने बताया, डीके, डायबिटिक कीटोसिडोसिस, सेप्सिस, इन्फेक्शन, हार्ट अटैक, स्ट्रोक। अगर ये आपको डायबिटीज है और अगर आपको आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई आ रहा है, या आपका बीपी अनकंट्रोल्ड है, या आपको अदर प्रॉब्लम है, तो आप इमीडिएट टेस्ट कराइए, आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर डायबिटीज है तो आपको मोर कॉशियस रहना है, क्योंकि स्टडी बोलती है 25% पेशेंट जो हॉस्पिटलाइज हुए हैं उनको डायबिटीज थी। तो आपको अगर रेगुलर टाइम पे आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे और अगर आपको सही टाइम पे ट्रीटमेंट मिल जाएगा तो आप ठीक हो जाएंगे। मतलब घबराने की ऐसी कोई चिंता नहीं है कि डायबिटीज वाले को अगर कोरोना हो गया तो कोई बहुत मुश्किल चीज है, कंट्रोल हो सकता है बिल्कुल नहीं सर। अगर ध्यान रखा बिल्कुल नहीं जाए। सर। जी सर। अच्छा, अब एक चीज थोड़ा सा और बताइए, ये हाई बीपी या हाइपर टेंशन क्या है? क्योंकि शुगर होता है, फिर लोग कहेंगे वो हाई बीपी भी हो गया, हाइपर टेंशन भी हो गया, तो ये कैसे होता है, क्यों होता है ये हाइपर टेंशन, इसके क्या कारण? सर बीपी मेनली होता है कि ब्लड प्रेशर, हम बोलते हैं कि फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लड इन द बॉडीज आर्टरी। जो हमारी बॉडी में आर्टरीज होती है जिनमें ब्लड बहता है, उसमें जो ब्लड के थ्रू फोर्स लगाते हैं उसे हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अगर ये ब्लड प्रेशर दो टाइप का होता है, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक। सिस्टोलिक तब बोलते हैं हम जब ये हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उस टाइम के ब्लड प्रेशर को सिस्टोलिक बोलते हैं। जब हार्ट रिलैक्स करता है तो उसको डायस्टोलिक बोलते हैं। अगर ये ब्लड प्रेशर हमारा इक्वल और मोर देन 140/90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी रहता है, और ये दो रीडिंग होनी चाहिए आपकी डिफरेंट डेज में। अगर ये वन मोर देन 140/90 है, दैट इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। इसका मतलब आपको हाई बीपी हो गया है। तो नहीं हाई मतलब वन, बीपी। जी सर। मतलब 120/80 जो स्टैंडर्ड होता है उससे ज्यादा, कितना तक ज्यादा हो तो चलेगा? कहाँ सर तक अभी दिक्कत नहीं है? 140/90। अच्छा, अगर 140/90 के नीचे है तो ज्यादा चिंता की विषय नहीं है। जी। 120 एंड 130 के 130 एंड 140 के बीच में अगर ब्लड प्रेशर है तो आपको रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए। दैट इज कॉल्ड प्री हाइपरटेंसिव स्टेज। तो आगे चल के आपका बीपी इंक्रीज हो सकता है। तो अगर मोर देन 140/90 इन टू ओकेजन्स, टू डिफरेंट डेज में अगर आ रहा है तो आपका हाई बीपी है, आपको उसके फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। इसके तो सर कोई क्लासिकल सिम्टम्स नहीं होते हाई बीपी के। बहुत बार ये एसिम्प्टोमेटिक से पेशेंट रहते हैं, कई सालों तक उनका हाई बीपी रहता है लेकिन लोगों को पता ही नहीं लगता। रूटीन वर्कअप में आते हैं हमारे पास और हम देखते हैं कि उनका बीपी हाई है। कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं जैसे हेडेक हो गया, सांस की दिक्कत हो गई, या बहुत बार आपने देखा होगा सर नेजल ब्लीड हो जाती है, और उस टाइम पे हम बीपी चेक करते हैं हाई रहता है, तो वो फर्स्ट प्रेजेंटेशन हो सकता है हाई बीपी का। ओके, तो फिर ये हाई बीपी का कोई ट्रीटमेंट भी है या कैसे ठीक होता है ये? जी सर। हाई बीपी मेनली हाइपरटेंशन सर दो टाइप का होता है, प्राइमरी हाइपरटेंशन या सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है जिसमें हमें अदर कोई कॉज नहीं मिलता है, मोनली मेनली ओल्ड एज में होता है ये प्राइमरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है जिसमें अदर कॉजेज होते हैं, जैसे किसी को गुर्दे किडनी की बीमारी है उसकी वजह से हाई बीपी हो गया, या किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है उसकी वजह से हाई बीपी हो गया, या एड्रिनल ग्लैंड का कोई ट्यूमर है उसकी वजह से हो गया। तो सेकेंडरी अदर कॉजेज है,
या कोई ओसीपीज ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं, उसकी वजह से हाई बीपी हो जाता है फीमेल्स में, या पीसीओडी की अगर किसी की हिस्ट्री है, या गेस्टेशनल किसी डिलीवरी के टाइम पे अगर बीपी हाई रहता है तो उनका भी कन्वर्ट हो सकता है प्राइमरी हाइपरटेंशन में। तो प्राइमरी है और सेकेंडरी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये रूल आउट करना है कि कौन सा बीपी है। उसके बाद सर इसका ट्रीटमेंट होता है नॉन फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट या फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। नॉन फार्मेकोलॉजिकल मतलब आपको बिना दवा के जो आपको पहले सावधानी बरतनी है या जो आपको मेजरमेंट रखने हैं। जैसे आपको अगर वेट ज्यादा है, आपको वेट रिड्यूस करना है, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल होती है उसको दूर करना है, आपको फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज करना है, अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करना है, सॉल्ट डाइट में सॉल्ट का मात्रा कम करनी है, लेस देन 5 ग्राम रखना है। तो डाइट और एक्सरसाइज का रोल इसमें बहुत ज्यादा है। फिर उसके बाद ड्रग्स आती हैं, वेरियस ड्रग्स हैं लाइक डाययूरेटिक्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, वेसोडाइलेटर। तो उसके डॉक्टर को आप दिखाएंगे तो वो उसके पेशेंट के अकॉर्डिंग आपको कौन से क्लास की ड्रग प्रिस्क्राइब करनी है वो प्रिस्क्राइब करेंगे। नहीं, जैसे अब किसी को डायबिटीज बीपी हाई हुआ है, तो क्या वो बिना दवाइयों के, जो आपने बताया कि वो अगर नमक ठीक से खा रहा है और खा एक्सरसाइज कर रहा है, मोबिलिटी वगैरह का थोड़ा ध्यान दे रहा है, तो मतलब कम होता है, इससे बीपी ठीक हो जाता है क्या? सर कंट्रोल हो सकता है इससे, ये मेन ट्रीटमेंट है। ड्रग्स तो बाद में आती है, ड्रग्स के पहले आपको ये मेजरमेंट करने होंगे, इससे आपका बीपी 100% आपका जो है बीपी रिड्यूस होगा। ये नहीं, एक तो फिर उसमें प्राइमरी क्या मतलब हाइपरटेंशन। मेनली मेनली जी क्या सर। फूड, अब जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, तो कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ता है? क्योंकि बहुत बड़ा सवाल आता है मुझसे, कई बार लोग पूछते हैं, काफी सारे जी पेशेंट से जब मुलाकात हो जाती है, आम आदमी को आजकल है, तो बोले कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो क्या कोलेस्ट्रॉल बिना दवाई के भी कम हो सकता है? ऐसा है? जी सर, आप जो है खाने में ऑयल का बहुत ही कम मात्रा में यूज करें, और बाहर का जैसे जो खाना होता है जिसमें बहुत ही ऑयली फूड होता है वो पूरा बंद करें। डेली एक्सरसाइज करें एटलीस्ट 45 मिनट मॉर्निंग में। तो उसकी वजह से आपका एटलीस्ट 3 मंथ तक आप इतना ट्रायल दें, उसके बाद आप रिपीट कोलेस्ट्रॉल लेवल कराएं तो 100% आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा। अच्छा, जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है तो फिर क्या होगा? बीपी बहुत ज्यादा हो जाता है उसकी वजह से, अगर 200 से ऊपर या 300 400 कोलेस्ट्रॉल लेवल या ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, तो फिर क्या सर होता है? हाई, उसका इफेक्ट है? दिस इज ए रिस्क फैक्टर फॉर हाई बीपी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ उसकी वजह से बीपी होगा, ऐसा नहीं है। ये एक रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है हमारी ब्लड वेसल में जाकर जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हाई बीपी होता है। तो आपको ये कंट्रोल रखना है ताकि आपका एक रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा, ना कि सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ही एक फैक्टर है हाई बीपी का, ऐसा नहीं है। अदर कॉजेज जो मैंने बताया कि अच्छा। अदर कॉजेज मैंने बताया जैसे आपके किडनी की बीमारी की वजह से, थायराइड की बीमारी की वजह से, तो आप इनको भी ठीक करेंगे अगर, तो आपका बीपी कंट्रोल होगा। तो मतलब मोटापा ठीक रखने की जरूरत है, और खान बिल्कुल पान ठीक सर। रखने की जरूरत है, एक्सरसाइज ठीक रखने की जरूरत है, और दवाइयों से बच सकते हैं अगर हम यहाँ अपने रहन सहन में, खान पान में, दिनचर्या में सुधार कर लें, तो शायद हमें दवाइयाँ नहीं खानी पड़े। ऐसा है? जी सर बिल्कुल, मतलब मैंने सर कई सारे अच्छा, पेशेंट तो देखे जैसे, हैं। जी सर, जी, कई हाँ सारे मैंने बताइए। पेशेंट देखे हैं सर कि वो क्या करते हैं कि मेडिसिन स्टॉप कर देते हैं, फिर बोलते हैं कि मैं रामदेव बाबा, मतलब मैं सॉरी किसी का नाम नहीं लूंगा, वो बोलते हैं मैं जी, होम रेमेडीज में अपना जो है ट्रीटमेंट कर रहा था हाई बीपी का, जो कि बिल्कुल गलत है। बहुत सारे पेशेंट स्ट्रोक के साथ में आते हैं, हाई बीपी की वजह से दिमाग की नस फट जाती है, क्योंकि वो मेडिसिन की बीपी की मेडिसिन बंद करके रखते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको डाइट एंड एक्सरसाइज और साथ में मेडिसिन आपको सारी कंटिन्यू करनी है जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है। नहीं नहीं, अब फिर सवाल ये आया, अब जैसे हम इसी बात पे कर रहे हैं, अब जैसे किसी को डॉक्टर साहब ने दिखाया और डॉक्टर साहब ने कहा भाई ये दवाई आपको एक दवाई रोज खानी है, मान लो रात को सवेरे जो भी खानी है, अब उसे जी लग सर। रहा है कि उसने कंट्रोल किया, एक्सरसाइज किया, सब कुछ किया, तो ऐसा नहीं है कि बीपी की दवाई बंद होती हो? ऐसा नहीं है क्या कि सर हो चलती सकती है, रहेगी? हो सकती है। इसके लिए आपको डाइट एक्सरसाइज और साथ में रेगुलर बीपी मॉनिटरिंग वो जरूरी है। आप एवरी डे या अल्टरनेट डे नहीं, आप अब बीपी जैसे एक अपना। चीज बताइए, जी सर। नहीं नहीं, अब एक चीज बताइए, जैसे कोई पेशेंट है जिसका बीपी है, ज्यादा रहता है बीपी,
अब उसने किसी डॉक्टर साहब को दिखाया, डॉक्टर ने जो दवाइयां दी हैं वो खा रहे हैं। अब मान लीजिए वो देख रहे हैं अल्टरनेट डे पे, उन्हें लग रहा है कि अभी ये कंट्रोल्ड वे में है, तो पहले सवाल तो ये आता है कि डॉक्टर के पास कितने दिन में उसे जाना चाहिए कम से कम, कि वो मॉनिटर रहे प्रॉपर, हर 15 दिन, महीना या 2 महीना, या कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर को, पेशेंट को तो लगता है कि डॉक्टर साहब दवाई दे दी है और उन्होंने कहा यही दवाई खाते रहिए आप, फिर अगली बार जाएंगे थोड़ा सा चेंज करके दे देंगे। तो काफी लोग आज के जमाने में जो मैं देख रहा हूँ ना, वो खुद ही डॉक्टर बनने लगते हैं। उन्हें लगता है कि डॉक्टर साहब तो यही दवाई देंगे। तो लगभग हमें डॉक्टर के पास कितने दिन के अंतराल में जाना चाहिए अगर कोई बीपी का पेशेंट है कंसल्टेशन के लिए? एटलीस्ट 15 to 1 month में रेगुलर आपको जाना चाहिए। ऐसे कोई गाइडलाइन नहीं है, लेकिन 1 मंथली या 3 मंथली भी आप जा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आपको कितने साल से बीपी है, नहीं नहीं, अब अपने आपका मन से बीपी दवाई। जी सर, जी 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 जी। आपको कितने नहीं, अब साल जैसे से मान बीपी है। लीजिए किसी आदमी का, नहीं जी जैसे अब सर। आपके पास पेशेंट आया, तो आप लोग दवाइयाँ कितने दिन की देते हैं? 15 दिन खाना है, 1 महीना खाना है, फिर आइए, आप कैसे करते हैं मतलब आप लोग? सर जो क्रोनिक पेशेंट होते हैं जिनको बीपी मान लीजिए 10 सालों से है, तो उनकी तो हम 1 मंथली 2 मंथली ऐसे प्रिस्क्राइब कर देते हैं। अगर आपको फर्स्ट टाइम आप मेरे पास आए हो, फर्स्ट टाइम मैंने देखा आपका बीपी हाई है, तो आपको मैं जल्दी जल्दी बुलाऊंगा, लाइक 7 डेज में, 15 डेज में। लेकिन अगर आपको 10-15 साल से बीपी है तो आप 3 मंथली भी विजिट कर सकते हैं, आप अपना घर पे बीपी चेक करवाते रहे, किसी भी मेडिकल स्टोर में, या घर पे आप लेकिन आप, मशीन भी खरीद सकते हैं। लेकिन दवाई बंद ना करें, सबसे बड़ी चीज ये हुई, बिना बिल्कुल सर। डॉक्टर से पूछे। बिल्कुल सर। मतलब अगर डॉक्टर साहब ने कहा है कि आपको 1 महीना दवाई खाना है, अगर आप 1 महीना दवाई खा रहे हो, मान लो 15 दिन नहीं जा पा रहे हो, तब भी आप दवाई कंटिन्यू रखें और 1.5 महीने बाद डॉक्टर साहब को मिलने, ऐसा ठीक है ना? बिल्कुल सर, आजकल लोग यही कर रहे हैं कि अपनी मर्जी से दवा बंद कर देते हैं, फिर वो हाई बीपी के कॉम्प्लिकेशन जैसे मैंने बताया स्ट्रोक के साथ में आते हैं, बीपी 200 होता है। तो जो कि गलत है, आपको अपनी मर्जी से दवा बंद नहीं करनी है, आप रेगुलर डॉक्टर को दिखाएं और उसके बाद ही बंद करें आप। नहीं, अब जैसे पेशेंट किस तरह के आ रहे हैं, जैसे आपने कहा स्ट्रोक वाले आ रहे हैं, इससे दवाई, लोगों ने दवाई बंद कर दी है डॉक्टर साहब के बिना पूछे, और इसके बाद उन्हें क्या क्या हो रहा है, थोड़ा सा एक बार आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, दवाई बंद करने में क्या दशा हो रही है लोग? सर अगर आपने, आपको बीपी है, आपने दवा बंद कर दिया, उससे क्या होगा कि आपका बीपी 200 लेवल, 200 250 ऐसे जा सकता है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रोक, पैरालिसिस, लकवा जो बोलते हैं वो पड़ सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, नेजल ब्लीडिंग हाई बीपी में होती है, लाइक वोमिटिंग, सीवियर हेडेक, ये सिम्टम्स, रेज्ड आईसीटी, डिक्रीज विजन, आई में इफेक्ट पड़ेगा, तो ये सारे सिम्टम्स के साथ में पेशेंट आ सकता है, और जो कि बहुत ही डेडली कॉम्प्लिकेशन है। अगर स्ट्रोक के साथ में आ गया तो फिर तो आपको बीपी कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है, विद इन रेंज, जैसे तो मतलब डायबिटीज। दवाइयाँ जनरली आप लोग, जो आप लोग दवाइयाँ देते हैं, तो मतलब हमेशा पेशेंट को दवाई खानी चाहिए, उसमें बिना अपनी डॉक्टर साहब से पूछे अपने मन से बंद नहीं करनी चाहिए, जो भी डोज प्रिस्क्राइब की जाए वो जरूर खाई जाए। जी सर। तो अच्छा, शुगर के केस में भी ऐसा ही है क्या, कि शुगर की जो दवाइयाँ दी जाती है कि अगर 2 बार खानी है पेशेंट को, तो वो बंद कर सकता है क्या कभी? ये उसमें भी दिक्कत आने वाली है उसको बंद करने में? सर डायबिटीज की दवा भी, लाइक बीपी और डायबिटीज दोनों की दवा, किसी भी मरीज को अपने आप नहीं बंद करनी चाहिए, क्योंकि इसके कॉम्प्लिकेशन बहुत ही उस पेशेंट के लिए हानिकारक हो सकते हैं। शुगर वाले पेशेंट में क्या होता है, वो भी अपने आप ही कभी डोज कम कर देते हैं, कभी बिल्कुल बंद कर दिया, या इरेगुलर 2 दिन खाई, तीसरे दिन बंद कर दिया, और फिर हमारे पास ब्लड शुगर उनकी हाई आती है, फिर 500 600 इस तरह के ब्लड शुगर के साथ में पेशेंट आते हैं, फिर इसके डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के साथ में पेशेंट आते हैं। बहुत बार ऐसे पेशेंट की फिर डेथ भी हो सकती है। तो आपको बीपी हो या शुगर हो, दोनों की दवा अपनी मर्जी से नहीं बंद करनी है। अगर आपको शुगर है तो आप रेगुलर मशीन खरीद लें, ग्लूकोमीटर, आप घर पे रेगुलर शुगर चेक कर सकते हैं, और इसको बोलते हैं सेल्फ मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो आप इसको चेक करिए, एक कॉपी बनाइए, उसमें लिखते रहिए, और आप नेक्स्ट टाइम डॉक्टर के पास जाइए, वो आपकी शुगर की मेडिसिन की डोज कम कर सकता है, या अगर हाई हुई शुगर तो आप डोज इंक्रीज करेगा। नहीं, तो ये अल्टरनेट कितने दिन में चेक करना है पेशेंट को? सेल्फ मॉनिटरिंग के लिए डेली देखना है या हर हफ्ते कैसे देखना है उसको, घर में बैठ करके चेक करना सर आइडियली तो आप डेली दे सकते हो, तो दैट इज मच बेटर, लेकिन आप अल्टरनेट या हफ्ते में 3 बार एटलीस्ट देख लेना चाहिए।
मतलब कोई भी बीपी का पेशेंट हो या शुगर का पेशेंट हो, उसको एक मशीन ले लेनी चाहिए और घर में अल्टरनेट डे पे कम से कम शुगर जरूर चेक करनी चाहिए, और दवाइयाँ रेगुलर खाते रहने चाहिए जो डॉक्टर साहब ने बताई हैं। बिना डॉक्टर की सहमति के कोई भी दवाई में चेंज नहीं करना चाहिए, चाहे वो बीपी के लिए हो चाहे वो शुगर के लिए। अगर कोई भी चेंज बिल्कुल करना सर। है, अच्छा एक और चीज थोड़ा सा मैं वापस पूछूंगा पेशेंट के हिसाब से। अब जैसे पेशेंट मान लीजिए एक्सरसाइज कर रहा है या बाकी एक्टिविटी कर रहा है और दवाई भी खा रहा है, तो एक्सरसाइज कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना उसको? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। तो अगर वो जैसे कुछ पेशेंट कहते हैं हम तो आयुर्वेदिक दवाई खा रहे हैं या होम्योपैथिक दवाई ले रहे हैं, तो क्या एलोपैथी साथ में ले सकते हैं वो, कि नहीं लेना चाहिए उनको, केवल एलोपैथी लेनी चाहिए? आप क्या सजेस्ट करते हैं? सर एलोपैथिक, मेरे अकॉर्डिंग तो एलोपैथिक आपको कंटिन्यू करनी चाहिए। आप साथ में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आप करते रहिए, उससे मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन आप बीच बीच में ब्लड शुगर चेक कराते रहिए और एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी कंटिन्यू करिए। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट आते हैं, वो क्या करते हैं, एलोपैथी मेडिसिन बंद कर देते हैं, फिर साथ में देसी दवा के चक्कर में पड़ जाते हैं। फिर वो हाई ब्लड शुगर के लेवल के साथ में हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती करना पड़ता है। तो आप आयुर्वेदिक नहीं, अगर इसीलिए तो आपको, ये तो आप सेशन इसीलिए आयुर्वेदिक मैंने मेडिसिन। स्पेशली रखा है जी सर। कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, मैं खुद व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ, जो कहेंगे डॉक्टर साहब तो दवाई खिलाते रहेंगे, कोई जिंदगी भर थोड़ी खाएंगे हम, आयुर्वेद पे चलो चले जाते हैं, वो दवाई खा लेते हैं उससे ठीक हो जाएगा। अदरवाइज ये डॉक्टर साहब तो कहते हैं सवेरे भी एक गोली शुगर की खाओ, शाम को भी एक गोली शुगर की खाओ, और साथ में कह देंगे बीपी की भी दवाई खाओ। तो ये कब तक चलेगी भैया? और ये तो पता नहीं, हर महीने जाओ या 2 महीने में जाओ या 3 महीने में जाओ। तो लोगों के अंदर ना, इसीलिए मैं सोचा कि थोड़ा ये सवाल क्लियर होंगे अगर लोगों को, तो कम से कम उन्हें ये तो नहीं रहेगा ना कि मुझे दवाई बंद अपने मन से करनी है या नहीं करनी। सर बीपी और तो शुगर ना क्रोनिक बीमारी है, तो ये ऑलमोस्ट आपके लाइफ लॉन्ग की बीमारी है। तो आपको ऐसा नहीं है कि बीपी या शुगर आपको एक महीने में एकदम ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, आप करते रहिए, लेकिन साथ में जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है, जो मेडिसिन है, वो आप कंटिन्यू करिए, उन्हें बंद मत करिए। और अगर आपको बंद भी मेडिसिन होनी है तो उसके क्राइटेरिया है, लाइक आप बीपी चेक करते रहिए, शुगर चेक करते रहिए, और जैसे अगर आपका कंट्रोल होगा वैसे वैसे आपकी मेडिसिन भी कम हो जाएगी, लेकिन आप अपनी तरफ से मत बंद हाँ, करिए। तो उसके लिए डॉक्टर जी के पास जाना चाहिए ना, कि भाई डॉक्टर साहब बोलें कि भाई अब ये लेवल है तो आप चलो ये कम कर देते हैं, या जो भी बढ़ाना है घटाना है। खुद नहीं करना जी सर। चाहिए, सेल्फ मेडिकेशन पे जाने की जरूरत नहीं है। वी शुड गो जी टू सर। डॉक्टर, जो हमारे रेगुलर कंसल्टेंट हो, उनके जाके हम पूछें और तब जाके अपना इलाज करें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज है कि बीपी और शुगर कंट्रोल करने के लिए कुछ और क्या सुझाव आप देंगे जनरल पेशेंट को, कैसे ठीक रखें ये अपना बीपी और शुगर? सर जैसे दोनों ही कंडीशन में, जैसे नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो मैंने बताया, डाइट, एक्सरसाइज, अपना बीपी शुगर कंट्रोल करना, कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल करना, अदर अगर कोई कोमॉर्बिडिटी है उसको कंट्रोल करना, लाइक जैसे थायराइड या किडनी की कोई बीमारी है उसकी मेडिसिन कंटिन्यू करना, और ओबेसिटी है उसको कंट्रोल करना। तो ये सारे जो रिस्क फैक्टर है, स्मोकिंग लाइक वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर हाइपरटेंशन और डायबिटीज, तो आपको स्मोकिंग बंद करनी है। एल्कोहल आप लेते हैं उसकी भी, इसको भी लिमिट करना है। स्ट्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको स्ट्रेस रिड्यूस करना है। इसके लिए आप प्राणायाम कर सकते हैं, लाइक योगा कर सकते हैं। तो ये चीजें आप जो आपके अंडर कंट्रोल है, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। बाकी मेडिसिन है डायबिटीज या बीपी की जो मैंने बताई मेडिसिन, तो आप रेगुलर बेसिस पे लेते रहे। नहीं, डाइट में जैसे आप कह रहे हैं, डाइट में क्या चेंज करना पड़ेगा लोगों को? क्या करना है? फाइबरस ज्यादा लेना है, प्रोटीन ज्यादा लेना है, या क्या करना सर अगर किसी को डायबिटीज है तो आप डाइटिशियन से मिल सकते हैं, वो आपको पर 24 आवर का डायबिटीज का चार्ट बना के दे देंगे कि आपको है? अच्छा। मॉर्निंग में क्या खाना है, लंच में क्या खाना है, डिनर में क्या खाना है, कितनी कैलोरी होनी चाहिए, कितना प्रोटीन होनी चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना फैट। तो आपको डाइट चार्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी डाइट रख सकते हैं। नहीं, और जैसे जैसे कई बार मीठी ऐसा चीजें होता आपको है, कई बार जी ऐसा सर। होता है जैसे लोगों ने नाश्ता ठीक से नहीं किया, और वो शुगर का पेशेंट है, और वो ऐसे ही बहुत हल्का सा नाश्ता खाया और उसने शुगर की दवाई खा ली, फिर वो बोलेगा मुझे चक्कर आ रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है। तो उसके बिल्कुल लिए सर। क्या है, दवाई कब खानी चाहिए? जब खाना खा लिया गया हो, अच्छा नाश्ता हो, या कब दवाई खानी चाहिए शुगर वालों को? सर शुगर की दवा में ऐसा नहीं है कि आपको फास्टिंग रखे रहेंगे तो आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
आप शुगर की दवा खा रहे हैं तो आपको साथ में खाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप खाना खाएंगे तो इंसुलिन सिक्रीट होगा, और साथ में आप ये मेडिसिन लेंगे तो उससे आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा। आपको फास्टिंग नहीं रखनी है, अदरवाइज जैसे आपने बताया हाइपोग्लाइसीमिया, उसका ब्लड शुगर लेवल डाउन हो जाएगा, फिर उसके सिम्टम्स आने लग जाएंगे। तो आपको डाइट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है डाइट का। आपको रेगुलर खाना है, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं आम भाषा में चिड़ियों वाला खाना। डायबिटीज वाले पेशेंट को चिड़ियों वाला खाना खाना चाहिए। आप थोड़ा थोड़ा करके खाएं, हर 2-2 घंटे में खाएं, लेकिन ये नहीं कि एक ही बार में आप पूरा पेट भर कर खाना खाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके एवरी नहीं 2 आवर्ली आप खाना खाएं। जी सर। नहीं, जैसे दवाई खानी है, अब जैसे डॉक्टर बोलते हैं एक दवाई खाना है ब्रेकफास्ट के बाद, एक दवाई खाना है मान लो लंच या डिनर जो भी है, तो दवाई खाते समय क्या करना है, कब खानी है दवाई? खाना खाते के बीच में खा लेनी है क्या, या कैसे खानी है दवाई, वो जानना चाह रहा सर कुछ मेडिसिन होती है डायबिटीज की जो आपको पहले भी खानी होती है और कुछ खाने के बीच में भी खानी होती है। जैसे था। अच्छा। वोगलीबोज आती है, वोगलीबोज खाने के साथ में खानी होती है। वो क्या करता है कि जो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन है उसको रिड्यूस करता है। तो आप जब खाना खाएंगे तो उसके साथ में वो वोगलीबोज खानी है। कुछ मेडिसिन है जो आपको 10 मिनट खाने के पहले खानी है, खाना खाने से 10 मिनट पहले खानी है आपको। जैसे इंसुलिन देते हैं हम किसी डायबिटीज वाले पेशेंट को, तो इंसुलिन आपको 10-15 मिनट पहले इंसुलिन लगाना है, उसके बाद आपको 10 मिनट बाद खाना खाना है। अच्छा, आप एक चीज इंसुलिन और थोड़ा लगाए। जानना चाहेंगे कि जी सर। इंसुलिन कब देनी पड़ती है, मतलब नॉर्मल टेबलेट से काम चल जाएगा या इंसुलिन तक कब पहुंचता है पेशेंट? सर इंसुलिन एक ऑप्शन है कि डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए। बहुत ही लोग सोचते हैं कि ये लास्ट में इंसुलिन लेनी होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंसुलिन बेस्ट ट्रीटमेंट है डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए। देखिए उसके थोड़ा सा लोग, क्योंकि घर में आपको 4 बार इंजेक्शन या 2 बार इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, इसलिए सारे लोग इसे प्रेफर नहीं करते हैं। तो आप बहुत बार क्या होता है, जब आपके ओरल मेडिकेशन से कंट्रोल नहीं होती है डायबिटीज, तब जो है डॉक्टर लास्ट में फिर इंसुलिन देता है। किसी को एक बार सिर्फ रात वाली लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन देनी पड़ती है, किसी को 2 बार मिक्सड इंसुलिन, या किसी को 4 बार रेगुलर इंसुलिन भी देनी पड़ जाती है, डिपेंड ऑन कंडीशन, पेशेंट कंडीशन। तो नहीं, आपने तो इंसुलिन तो दिल्ली के आपने दिल्ली के इतने बड़े हॉस्पिटल में एमडी के टाइम भी और बाद में एसआर के टाइम भी और एमबीबीएस के टाइम भी लाखों पेशेंट से वास्ता हुआ होगा, तो वहां पे ज्यादातर क्या लग रहा है कि पेशेंट को बीपी और शुगर एक साथ होता है या अलग अलग भी हो रहे हैं, या कैसे पेशेंट किस तरह के होते हैं जनरली? सर आजकल तो ये बीपी और शुगर बहुत ही मोस्ट कॉमन डिजीज हो गई है। अब मोस्टली जो पेशेंट को, अगर किसी को बीपी हो गया तो डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा है, या किसी को डायबिटीज है तो बीपी होने के चांसेस ज्यादा है। फिर उनके कॉम्प्लिकेशन साथ में किडनी की बीमारी या हार्ट की बीमारी, तो ये सारा ही को रिलेटेड है, मतलब आपस में। तो बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो ओल्ड एज पेशेंट है, मोर देन 60 ईयर, उनमें जो है बीपी शुगर बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई है। तो ये ओल्ड एज वालों को भी क्या करना चाहिए, इनके लिए भी तो कुछ होगा ना, कि ये भी हर महीने जाके चेकअप कराते रहे, वरना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी इनको, तो और ओल्ड एज में तो और समस्या आ सकती है। सर बिल्कुल, जैसे मैंने बताया मोर देन 45 ईयर के बाद आपको रेगुलर 1 ईयरली स्क्रीनिंग एटलीस्ट कराते रहना चाहिए, ब्लड शुगर की, बीपी की, कोलेस्ट्रॉल लेवल की। तो जिससे आपको पहले से ही पता लग जाएगा, और आप अपना विदाउट मेडिसिन ही, जैसे डाइट एक्सरसाइज, उससे आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपको पहले से ही 1 ईयरली एटलीस्ट स्क्रीनिंग कराते रहना चाहिए। मतलब स्क्रीनिंग मतलब क्या, अगर आम भाषा में बोले, क्या कराने स्क्रीनिंग चाहिए मतलब स्क्रीनिंग? जैसे आप बीपी चेक करवा सकते हैं, और ब्लड शुगर लेवल, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल आप करवा लीजिए, साल में एटलीस्ट एक बार करवा लीजिए, बीपी चेक करवा लीजिए, और कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करा लीजिए, आई का चेकअप करा लीजिए, क्योंकि डायबिटीज और बीपी के चेंजेस आई के अंदर होते हैं, फंडस एग्जामिनेशन। तो वो आपको एटलीस्ट 1 ईयरली कराते रहना चाहिए, जो कि सबसे बेटर है, कि उससे आपको पता लग जाए कहीं आई में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। नहीं, तो उसका तरीका क्या हुआ कि किसी एमडी मेडिसिन वाले डॉक्टर साहब के पास पहुंच जाए साल में एक बार, उनसे कह दो भैया हमारा सब आप चेक करवा दो जो भी करना है, तो वो तरीका ठीक है कि नहीं है? सर वो भी ठीक है। आजकल बहुत सारे पैकेज होते हैं कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में, हेल्थ पैकेजेस, जो आप करा सकते हैं साल में एक बार, या 2 साल 3 साल में एक बार, आप जैसे कंफर्टेबल है आप करा सकते हैं। अच्छा, इसके लिए जैसे मैं बात करूंगा ओल्ड एज वाले लोगों की,
तो इनको भी तो जैसे शुगर और बीपी जनरली काफी लोगों को है, मैं जानता हूँ काफी लोग, तो उनको क्या करना चाहिए? मॉनिटरिंग प्रॉपर डॉक्टर के पास जाके हर महीने 2 महीने में जो भी डॉक्टर साहब बोले उस हिसाब से जाके अपना ट्रीटमेंट करा के और प्रॉपर दवाइयाँ खाते रहने चाहिए। आप इस बारे में यही कहेंगे ना, या कुछ और भी सलाह देंगे? सर आप घर पे भी अगर मेजर कर सकते हैं, लाइक शुगर लेवल या बीपी, घर पे भी आप मेजरमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको हर 15 दिन में या 1 महीने में आपको डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन जो डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है वो आप लेते रहिए, और घर पे आप ये दोनों चीजें चेक करते रहिए। अगर दोनों चीजें ठीक है तो आप 3 महीने बाद एटलीस्ट जो है डॉक्टर के पास जाइए, मतलब अगर 3 महीने कंट्रोल्ड में है। डॉक्टर साहब के पास जरूर जाना चाहिए कम से हाँ, लेकिन आप कम। घर में चेक करते रहिए। और अगर बीच में लग रहा है कुछ ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है तो भी चला जाना चाहिए। इमीडिएट जाना चाहिए डॉक्टर के पास। और इसके अलावा आप थोड़ा सा ये बताइए कि ये कोरोना से बचने के लिए अगर इन मरीजों को कोरोना हो गया तो क्या करें? या तो पहले तो ये देखें कि कोरोना से बचें कैसे। एक सवाल तो मेरा होगा कि शुगर बीपी वाले पेशेंट है वो कोरोना से अपने आप को बचाएं कैसे, पहला सवाल तो ये है। और दूसरा एक फिर होगा मेरा सवाल कि कोरोना अगर हो गया तो क्या करें? सर कोरोना एक, जैसे मैंने बताया, कोरोना बॉडी में इम्यूनिटी वीक कर देता है। तो ये डायबिटीज और बीपी वाले पेशेंट की ऑलरेडी इम्यूनिटी वीक रहती है, तो इनमें बहुत ही ज्यादा रिस्क रहते हैं कि गंभीर बीमारी का रूप ले ले। तो पहले तो आपको प्रिकॉशन रखने हैं, लाइक किसी को बीपी शुगर है तो आपको घर से बाहर अनावश्यक निकलना नहीं है, बहुत ही जरूरी काम है तभी निकले। दूसरा, अगर आप निकलते हैं तो आपको मास्क यूज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी, लाइक 6 फीट की डिस्टेंस मेंटेन करनी है। हैंड सैनिटाइजर का यूज करना है, या साबुन से बार बार आपको हाथ धोना है 20 सेकेंड के लिए। ये आपको प्रिकॉशन रखने हैं। और इसके अलावा अगर आपको मान लीजिए कोरोना हो गया, और दूसरी बात, घर में आपको अपना शुगर और बीपी रेगुलर चेक करते रहना है कि कहीं मेरा शुगर कहीं ऐसा तो नहीं बहुत ज्यादा हाई लेवल पे जा रहा है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपको हो गया है, मान लीजिए कोरोना किसी भी ऐसे पेशेंट को हो गया, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप उसके सीरियस कॉम्प्लिकेशन, लाइक आपको अगर सांस में कोई दिक्कत हो रही है, आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत ही हाई लेवल पे हो गया, बीपी बहुत ही हाई लेवल पे हो गया, और आपको सांस की दिक्कत हो गई या छाती में दर्द हो गया, तो आप इमीडिएट हॉस्पिटलाइज हो जाइए, और वो डॉक्टर उसी के अकॉर्डिंग उनका ट्रीटमेंट टाइमली हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने लेट किया, आपको पता है आपको शुगर है और आपकी शुगर 400 लेवल पे चल रही है, फिर भी आप जो है अनकंट्रोल शुगर है घर पर और आप डॉक्टर को नहीं दिखा रहे, तो आप लेट स्टेज में पहुंचेंगे, उस टाइम पे फिर सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो चुका होगा तब तक। तो आपको टाइमली पहुंचना है डॉक्टर के पास। और घर पे ये जरूर मेंटेन करते रहिए, जैसे आपको इंसुलिन चेक करना है, तो बहुत ही इंसुलिन घर में चेक करते हैं निडिल प्रिक से, तो आपको उस टाइम पे ध्यान देना है, प्रॉपर हाइजीन, हैंड वॉश करके इंसुलिन चेक करनी है। इंसुलिन का इंजेक्शन लेना है तो वो स्किन आपकी क्लीन होनी चाहिए, ताकि बॉडी से बाहर से इन्फेक्शन अंदर ना जाए। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बहुत ही ध्यान देना है। रेगुलर एक्सरसाइज आपको करते रहना है, इम्यूनिटी इम्प्रूव करनी है। कुछ आयुष मंत्रालय ने भी जो है सुझाव दिए हैं देसी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको ये रेगुलर चेकअप करते रहना चाहिए बीच में बीपी और शुगर का। कोई भी नहीं तो बीपी दिक्कत। का जैसे चेकअप कर रहे हैं रोज, अगर जैसे जी सर। बीपी का पेशेंट है और बीपी का दवाई भी खा रहा है, चेकअप कर रहा है, तो कितने लेवल अगर है तो तुरंत जाना चाहिए डॉक्टर के पास? या शुगर कितने लेवल पे पहुंच गई है तो तुरंत जाना चाहिए उसको डॉक्टर? सर ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे आपकी 300 शुगर या 400 शुगर हो गई है तो आप इमीडिएट डॉक्टर से कंसल्ट करिए। आप नहीं भी जा पाए, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है और आपका ब्लड शुगर लेवल 400 है, तो आप टेलीफोन से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, वो आपकी मेडिसिन मॉडिफाई कर देंगे। लेकिन अगर आपको साथ में कोई दिक्कत है, फीवर आ रहा है, इन्फेक्शन है, सांस की दिक्कत है, या पेशाब में कोई दिक्कत है, सांस लेने में तो आपको फिर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा उस टाइम पर। ऐसे ही बीपी है, अगर मान लीजिए नॉर्मल रेंज में रह रहा है, बीपी 140/90 से बिलो है, तो आपको कुछ नहीं, आप घर पे ही मेडिसिन लेते रहिए। और अगर आपका बीपी बहुत ही ज्यादा लाइक 180-200 हो रहा है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। मतलब अगर 180 200 तक बीपी है तो आप चल सकता है, इससे ऊपर है तो इमीडिएट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और शुगर बिल्कुल। शुगर अगर विद इन 300 तक है तो ठीक है थोड़ा बहुत, अदरवाइज तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
नहीं 300 भी सर ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि आपको जो मैंने रेंज बताई कि लाइक फास्टिंग कितनी होनी चाहिए, पीपी या रैंडम कितनी होनी चाहिए, तो अगर उस लेवल से ज्यादा है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करते रहिए। वो हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, आप वीडियो, आजकल कोरोना का टाइम है तो आप कॉल के थ्रू या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए और वो आपकी मेडिसिन मॉडिफाई कर देंगे। अच्छा, और कोई जनरल आप कोई सलाह देना चाहेंगे पेशेंट्स को जो बच के रहे, या कोई आम आदमी के लिए जो मेडिसिन वालों को, क्योंकि आपका एक लंबा एक्सपीरियंस है डॉक्टरों पेशेंट्स के साथ में, तो जनरल आपकी क्या एडवाइस रहेगी लोगों को रहने के लिए कि ठीक से हो रहा है, स्वस्थ रहे? सर इस कोरोना के टाइम में सबसे पहले तो यही है कि आपको खुद भी इन्फेक्शन से बचना है और दूसरों को भी बचाना है। तो आपको जैसे प्रॉपर जो गाइडलाइन गवर्नमेंट ने एडवाइस की हुई है, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क, वो आपको प्रॉपरली यूज करना है। अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलिए ताकि आप भी सुरक्षित रहें और आपके जो फैमिली मेंबर है वो भी सुरक्षित रहें, और जिससे दूसरों को भी रिस्क ना हो। अगर आप खुद फेस मास्क यूज करेंगे और सामने वाला भी यूज करेगा तो कोरोना के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं कि एक दूसरे से कोरोना फैलने के। और दूसरा बीपी शुगर वाले पेशेंट के लिए कि वो हाई रिस्क पेशेंट है आज की डेट में, तो आपको अपना बीपी शुगर कंट्रोल करना है, प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी है, रेगुलर डाइट, एक्सरसाइज, प्रॉपर मेडिसिन लेनी है और कोरोना से बचाव करना है ताकि आप भी सुरक्षित रहें। और अगर कोई भी तो दिक्कत हो तो क्योंकि आप बहुत जरूरी है। अगर आपको जी कोई जी, भी कोई भी इन्फेक्शन में दिक्कत कोई हो तो। दिक्कत है तो आप इमीडिएट फिर हॉस्पिटल जाइए। वो टाइमली आप हॉस्पिटल जाइए ताकि प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके और आप। जी। आपने टाइम निकाला हमारे लिए, हम बहुत ज्यादा इस कोरोना के टाइम पे, क्योंकि आजकल सारा भगवान के मंदिर तो बंद है, डॉक्टर सारे, डॉक्टर जितने भी हैं वो भगवान का रूप ही है, क्योंकि हम हमेशा से कहते आए थे कि डॉक्टर भगवान का ही रूप होते हैं, तो रूप भी है, सामने ही है, सारे मंदिर बंद है और आप लोग पूरी मेहनत से लोगों का इलाज कर रहे हो। तो बहुत आपने टाइम निकाल के हमें थोड़ा दिया, और उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और मैं लोगों को बता दूं, अगर डॉक्टर दिलीप से कंसल्ट करना हो तो सनशाइन हेल्थ केयर का एक वीडियो क्लिनिक हमने शुरू किया है, जो बहुत जल्दी 2-3 दिन में लाइव हो जाएगा। और डॉक्टर दिलीप से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि उसमें भी रहें, और पेशेंट को अगर कंसल्टेंसी के लिए है तो वीडियो क्लिनिक पे भी डॉक्टर दिलीप अवेलेबल रहेंगे, जो सनसाइन का है, जहाँ पर हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को, जहाँ पे डॉक्टर दिलीप से भी आप एडवाइस ले सकते हैं। और इसके लिए हम चाहेंगे कि आप लोग बराबर देखें अपने को और सुरक्षित रहें घर में बैठ करके, क्योंकि इस कोरोना टाइम पे बाहर जाना भी ठीक नहीं है। और डॉक्टर दिलीप, क्योंकि हम सनशाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे हैं और आपके बहुत सारे जूनियर बच्चे हैं जो आपके सीनियर होने का कुछ गाइडेंस चाहेंगे, और वो चाहेंगे कि एमडी मेडिसिन का फ्यूचर क्या है उनके लिए, तो वो क्या करना चाहिए, शुड बी दे गो एस्पायर फॉर एमडी मेडिसिन, उनके लिए आप क्या कहेंगे, उन जूनियर्स के लिए, आपके छोटे भाई बहन जो आने वाले हैं प्रोफेशन? सर फर्स्ट ऑफ ऑल सनशाइन एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर किसी को भी मेडिकल लाइन में जाना है तो जैसे आपका गाइडेंस है तो ये बहुत ही बच्चों को हेल्प करेगा आगे मेडिकल लाइन में जाने के लिए। और एमडी मेडिसिन तो एक ऐसी ब्रांच है कि इसके बिना तो मतलब हॉस्पिटल में कुछ भी नहीं हो सकता। हर एक हॉस्पिटल में एमडी मेडिसिन की जरूरत है ही है, क्योंकि ये एक ऐसी ऐसी ब्रांच है कि जो सारे ही ऑर्गन को इन्वॉल्व करती है। सारे ऑर्गन के पेशेंट को, लाइक अगर किसी को पेट की दिक्कत है, सांस की दिक्कत है, बीपी शुगर, थायराइड, पैरों की दिक्कत, कोई भी दिक्कत है तो एमडी मेडिसिन के पास अ, उसका इलाज होता है। तो ये ब्रांच बहुत ही अच्छी है। और फिर आगे चल के अगर आप डीएम करना चाहते हैं तो आप वेरियस लाइक न्यूरोलॉजी में, कार्डियोलॉजी में, नेफ्रोलॉजी में आप डीएम भी कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको पहले एमडी मेडिसिन करना होगा। उसके बाद आप डीएम करके सुपर स्पेशलाइजेशन कोर्स भी कर सकते एमडी मेडिसिन तो खैर अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हिंदुस्तान हैं। में डॉक्टर्स की बहुत बड़ी कमी है, और एमडी मेडिसिन तो बहुत थोड़े से हैं, जो गिने चुने लोग हैं, शहरों में बहुत लिमिटेड लोग होते हैं। तो आपने टाइम दिया हमें डॉक्टर दिलीप, हम उसके लिए आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आपने इस कोरोना टाइम पे भी टाइम निकाल के दिया, वैसे भी डॉक्टर्स बहुत बिजी होते हैं, खासतौर से एमडी मेडिसिन वाले कुछ ज्यादा ही बिजी होते हैं। तो थैंक यू डॉक्टर दिलीप, आपने टाइम थैंक यू निकाला। सर। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग। थैंक यू थैंक सर। यू।